नमस्कार। सन 1826 की बात है। चार्ल्स मिशन ने भारत के विभिन्न भागों का ट्रेवल किया था। तब ही वो पंजाब में जा पहुंचा। इसने सिंधु सभ्यता का पता लगाया और इस सभ्यता का वर्णन चार्ल्स मिशन ने 1842 में उनके द्वारा प्रकाशित पुस्तक से मिलता है। आगे चलकर 1921 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पुरातात्विक दयाराम साहनी ने उत्खनन के द्वारा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा का पता लगाया। एक वर्ष बाद वर्ष 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का पता लगाया। यह सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। यह सभ्यता सिंधु नदी की घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। सिंधु घाटी सभ्यता नगरों का बने होने का कारण इसे प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है। इस सभ्यता में कांसे का प्रयोग होने के कारण इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के 2400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिसमें से 925 केंद्र भारत में हैं और 70% स्थल सिंधु घाटी नदी और उसके सहायक नदियों के आसपास हैं। अब तक कुल खोजों में से 3% स्थलों का उत्खनन हो चुका है। सन जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व का है। कार्बन 14 C14 जिसके माध्यम से जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है, इसके अनुसार इस सभ्यता का जीवन काल 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक बताया गया है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल उत्तर पश्चिमी भारत में फैले हुए हैं। भारत के स्थलों में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश इस सभ्यता के स्थलों से प्राप्त हुए हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण स्थान ये है। मांडा, ये स्थान चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में खोजा गया है। रोपड़ और संगोल, ये दोनों स्थान भारत के पंजाब राज्य में खोजे गए हैं। बनावली, राखीगढ़ी और भावनापुर, ये स्थान हरियाणा में खोजे गए हैं। बनवाली से मिट्टी के हल के अवशेष मिले हैं और बैलगाड़ी के खिलौने भी प्राप्त हुए हैं। राखीगढ़ी भारत में पाए गए सभी स्थलों में से सबसे बड़ा था। कालीबंगा और बालाथल, ये स्थल राजस्थान में खोजे गए। कालीबंगा काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई है। जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। इसके साथ ही साथ कालीबंगा से अग्निकुंड के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। बीबी लाल और बालकृष्ण थापर कालीबंगा स्थल के खोज करता थे। आलमगीरपुर, यह इस सभ्यता का सबसे पूर्व स्थल है जो हिडन नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में है और संगोली बड़गांव भी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। देमाबाद इस सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है जो गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवेश नदी के किनारे महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था और यहाँ से इस सभ्यता का जलीय मार्ग से व्यापार होता था। लोथल से अग्निकुंड, चावल के अवशेष प्राप्त हुए। धोलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ क्षेत्र से प्राप्त हुआ। धोलावीरा को एक सुव्यवस्थित नगर के रूप में देखा गया, लेकिन जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो में नगर 2 भागों में बटे हुए होते थे, यहाँ नगर 3 भागों में बटे होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता में सबसे अच्छी जल निकास व्यवस्था के साक्ष्य धोलावीरा से ही प्राप्त हुए। सूट कोटड़ा, घोड़े के हड्डियों के अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं और किसी भी जगह पर घोड़े के प्रमाण नहीं मिले हैं। रंगपुर, रोजदी और भगतराव आदि स्थलों पर गुजरात राज्य में से प्राप्त हुए। रंगपुर में चावल के अवशेष प्राप्त हुए। अफगानिस्तान में केवल इस सभ्यता के 2 शहर ही प्राप्त हुए हैं, सोतोगोई और मुंडी गाक। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 क्षेत्रों को उनकी राजधानी के रूप में देखा गया। पहला क्षेत्र हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो। ये दोनों ही क्षेत्र वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। इस सभ्यता के पाकिस्तान में 450 से अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तब जो पंजाब का क्षेत्र था वो 2 भागों में बंट गया था। जो पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया था, उसी पंजाब प्रांत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। इसी कारण इस सभ्यता को हड़प्पा नाम से भी जाना जाता है। इस हड़प्पा स्थल पर की खोज रावी नदी के तट पर की गई। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के राइट साइड के किनारे पर खोजा गया था। ये इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। दोस्तों, हमने राखीगढ़ी को सबसे बड़ा स्थल बताया है, जो कि भारत में स्थित सबसे बड़े स्थल है। लेकिन मोहनजोदड़ो पूरी सभ्यता के स्थलों में सबसे बड़ा स्थल था। चुनोदड़ो
कोट दीजी ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर खोजे गए। सूत कोटड़ा पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य में खोजा गया। यह सूत कोटड़ा इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी क्षेत्र है। डाबरकोट और बालकोट भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से खोजे गए थे। इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। इस सभ्यता में पाए गए उनके स्वरूप, उनकी उत्तम जल निकास व्यवस्था को किसी दूसरी सभ्यता में नहीं पाई गई। इस सभ्यता के नगर नियोजन में सबसे मुख्य पद्धति ग्रिड पद्धति थी। ग्रिड पद्धति क्या है? इस पद्धति में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की तरफ सड़कें बनी हुई थी और ये सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री कोण पर काटती थी। इस सभ्यता के नगर दो भागों में बटे हुए थे, जिसको पहले पूर्वी भाग और पश्चिम भाग कहा जाता था। पूर्वी भाग निचले नगर होते थे जिनकी ऊंचाइयां कम होती थी और पश्चिमी नगर ऊपरी नगर होते थे जिनकी ऊंचाइयां ज्यादा होती थी, शायद दुर्ग कहलाते हैं। पूर्वी नगर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जैसे मजदूर, किसान आदि रहते थे और पश्चिमी नगर में अमीर जैसे राजपाट के से जुड़े लोग रहते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बाकी के अधिकांश स्थलों में नगर की इसी दो भागों को हिसाब से बटे थे, लेकिन धौलावीरा नगर में 3 भागों में बटे हुए होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता में नगरों के भवनों और दुर्गों को ईंटों के माध्यम से बनाया जाता था। इसके स्थलों को कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटें प्राप्त हुई है। कच्ची ईंटों का प्रयोग भवनों के चारों तरफ घेरी हुई दीवारों को बनाने में और सड़कों को बनाने में के लिए किया जाता था। पक्की ईंटों का प्रयोग भवनों, घरों को बनाने के लिए किया जाता था। इन स्थलों में पाई गई ईंटें 4:2:1 के अनुपात में प्राप्त हुई। इस सभ्यता के लोग अपने घरों के दरवाजे को मुख्य रूप से सड़कों की तरफ न करके छोटी गलियों की तरफ रखा करते थे। ऐसा करने से पीछे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ या तो वे सुरक्षा की दृष्टि से या मुख्य सड़कों पर धूल मिट्टी से बचने के लिए करते होंगे। बाकी ऐसा करने के पीछे कोई ठोस सबूत अभी नहीं मिले। इस सभ्यता में घर के जल निकास के लिए नालियां बनाई गई थी और ये छोटी छोटी नालियां मुख्य सड़क की नालियों से जाकर मिलती थी और इन नालियों के बीच में एक हौज बनाए हुए थे और नालियों से आया कचरा इस हौज में जमा हो जाता था। बाकी पानी नालियों की मदद से शहर के बाहर भेज दिया जाता था। इन हौज की सफाई का ध्यान रखा जाता था। इस सभ्यता के सारे स्थलों से यह निकासी व्यवस्था प्राप्त हुई। सड़कों के साथ साथ कुएं के भी प्रमाण मिले हैं जिसका प्रयोग लोग पानी पीने के लिए किया करते होंगे। इस सभ्यता में बहुत से सामूहिक भवन प्राप्त हुए हैं जो सारे लोगों के लिए बनाए गए थे। यहाँ पर सामूहिक सभागार भी प्राप्त हुए हैं जहाँ पर लोग एकत्रित होकर सभा करते होंगे। मोहनजोदड़ो में स्नानागार प्राप्त हुआ है। इस स्नानागार में दोनों तरफ सीढ़ियां बनाई हुई थी जिससे लोग स्नान करने जा सकते थे। इसके आसपास छोटे छोटे कमरे बनाए गए थे जहां पर लोग अपने वस्त्रों को बदल सकते थे। इस स्नानागार में बहुत सारे लोगों को एक साथ स्नान करने की व्यवस्था थी और यह एक सामूहिक स्नानागार था। इसके अलावा हड़प्पा में विशाल अन्नागार भी प्राप्त हुआ है जहां पर बहुत सारा अन्न जमा करते होंगे और वहां उसका व्यापार भी किया जाता था। दोस्तों, इस काल की जानकारी पुरातात्विक स्रोतों को लिखित स्रोत दोनों से मिलती है। लिखित स्रोत को अभी तक पढ़ा नहीं गया, इसलिए इस सभ्यता का इतिहासकारों ने ज्यादातर अनुमान ही लगाया है। इस सभ्यता में लोगों का जीवन कैसा रहा होगा, आइए दोस्तों हम इस सभ्यता के जीवन के बारे में जानते हैं। यह अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है कि उस समय यहाँ की व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी या गणतंत्रात्मक। इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता में कई वर्ग थे जैसे पुरोहित, व्यापारी, श्रमिक, शिल्पी आदि। यहाँ के लोग शांति प्रिय रहते थे। इसके स्थलों पर मछलियां के कांटे और मांस के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के व्यक्ति शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के रहते होंगे। जैसे कि चंदूदड़ों में मन के बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। इससे पता लगाया जाता है कि पुरुष और महिला दोनों ही आभूषण धारण करते थे। इसके साथ ही सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग इस सभ्यता के लोगों द्वारा किया जाता था। इसके साथ साथ यह गाय, कुब्बड़ वाले सांड, एक सींग वाले गेंडे की प्रतिमा मिली है। पशुपालन का प्रयोग यात्रा, कृषि कार्य के लिए और दूध की जैसी जरूरतों के लिए करते थे। इस सभ्यता के लोग मध्य एशिया, अफगानिस्तान, ईरान, मेसोपोटामिया, मिस्र
जैसे देशों के साथ व्यापार करते थे। दोस्तों, उस समय व्यापार का संचालन वस्तु विनिमय पद्धति द्वारा किया जाता था। सिंधु सभ्यता में धर्म के कोई प्रमाण तो देखने को नहीं मिलते हैं, परंतु इस सभ्यता में धर्म पूर्ण रूप से हावी नहीं था। यह सभ्यता लौकिक सभ्यता थी। इस सभ्यता के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। इस सभ्यता में महिलाओं को बड़ा आदर सम्मान किया जाता था। यह सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। इस सभ्यता में कहीं भी मंदिर के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि मंदिरों में पूजा अर्चना नहीं करते थे। इसके साथ साथ हड़प्पा में मोहरें प्राप्त हुई है जिन पर पशुओं के चित्र हैं। इस सभ्यता में सबसे प्रमुख देवता पशुपतिनाथ यानी पशुओं का देवता को ही माना जाता है। इसके साथ ही नाग पूजा, पशु पूजा, वृक्ष पूजा और स्वास्तिक चिन्ह जैसे प्रमाण भी हमें देखने को मिलते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो प्रकृति से जुड़ी हर चीज जो मानव जीवन का उद्धार करती है उसकी पूजा सिंधु घाटी सभ्यता में की जाती थी। इसलिए यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आर्य नहीं थे। इस सभ्यता में पाई जाने वाली मोहरें ज्यादातर स्टेटिक खनिज पत्थरों की बनी थी। कुछ मोहरें सुलेमानी पत्थर, तांबा, चांदी, सोना, फाइनेंस, टेराकोटा से बनी हुई थी। इन मोहरों की लंबाई लगभग 0.5 से लेकर 2.5 इंच तक होती थी। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मोहरें एक सिंग वाले जानवर की हैं। इसके साथ ही साथ गोल, त्रिकोण, बेलनाकार आकार में मोहरें प्राप्त हुई है। इस सभ्यता में कांसे का उपयोग लोगों द्वारा किया गया, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों, ये इतनी विशाल क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता जो लगभग 13 लाख से 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई थी, इसका पतन कैसे हो गया, ये नष्ट कैसे हुई, इस सभ्यता के नष्ट होने के लिए अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। अर्नेस्ट मैक और जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का पतन का कारण बाढ़ आने को बताया है और बाढ़ को ही सबसे ज्यादा विद्वानों ने सहमति दी, लेकिन यह कारण नहीं हो सकता क्योंकि सभी जगह पर एक साथ बाढ़ तो नहीं आई होगी। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 1800 ईस्वी पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्ण रूप से पतन हो गया था। इस सभ्यता का नष्ट होने का आज भी कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों का डीएनए दक्षिणी भारत के लोगों का डीएनए से मैच खाता है, जबकि उत्तरी भारत के लोगों का डीएनए से मैच नहीं खाता। तो इससे कुछ अनुमान जरूर लगाया जा सकता है, हालांकि इसके बारे में कोई ठोस सबूत और ठोस प्रमाण नहीं है।